अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ जी बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी तो आपको उसी वक़्त आपको नोटिफ़िकेशन भी आ जाएगा। और लाइक के बटन को भी क्लिक कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ना लगी हो तो फिर बेशक मत कीजिएगा, लेकिन खैर हम कोशिश कर रहे हैं, हम इम्प्रूव करते जाएं और लर्निंग प्रोसेस तो आपको पता है कि इंसान का मरते दम तक चलता है, तो बिल्कुल लर्निंग प्रोसेस हमारा कभी रुकने वाला नहीं है और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए बेहतर से बेहतर जो है वो वीडियोस ला सकें। आगे चलते हैं जी, न्यूज़ की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं जी, फरवरी चल रहा है और मार्च में है जी रमज़ान। जी हाँ, जैसे हम लोग अब रमज़ान बोलना शुरू हो गए हैं। जी हाँ, रमज़ान का महीना है और उसमें जो है वो ज़ाहिर है कि सारी रूटीन चेंज हो जाएगी और हम ज़्यादातर वीडियोज़ जो है वो रात में बनाया करेंगे, इसलिए कि दिन में जो है आपको पता है रोज़ा होगा तो हमारा मुँह लटक के यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। और वैसे तो ख़ैर पहले जब मैं छोटी थी, बल्कि छोटी तो क्या, जब मैं बड़ी भी हो गई थी तब भी मैं कुछ रोज़े ऐसे रखती थी कि 30 रोज़ाज़ होते हैं ना, आपको पता है कि फास्टिंग क होती है, तो उसमें जैसे 2 रख लिए, फिर 1 छोड़ दिया, फिर 3 रख लिए, फिर 2 छोड़ दिए। तो इस तरह से करके ना रोजे जो है मैं 30 होते रोजे मैं कोई 15-16 रख ही लिया करती थी। लेकिन अभी 2 साल पहले हमारे एक दोस्त हैं, उनको जी कोविड हो गया, हॉस्पिटल पहुंच गए। बहुत उनकी हालत जो थी वो खराब थी और लग रहा था कि पता नहीं ये ठीक हो पाएंगे या नहीं, तो बहुत टेंशन थी। तो मैंने फिर, क्योंकि जी हम आपको पता है कि मेरी दोस्ती जो होती है ना वो बिल्कुल ऐसी होती है जैसे जय और वीरू जैसी शोले वाली दोस्ती होती है। तो जी हाँ, हमने फिर उसके बाद उस दिन उस साल, मतलब जब ये कोविड वगैरह चला था, मेरे ख्याल है 2020 था। और उस वक्त मैंने जो है वो पूरे रोजे रखे, पूरे के पूरे रोजे रखे और अपने दोस्त के लिए और दुआ की मन्नत मानी कि अगर मेरे दोस्त की तबीयत ठीक हो गई तो मैं फिर हर साल पूरे रोजे रखा करूंगी। और जब से लेके अब तक खुदा का शुक्र है मेरे दोस्त की तबीयत ठीक हो गई और वो हॉस्पिटल से बाहर आ गए और अब वो आराम सुकून से बिल्कुल अपने काम काज पे हैं और जो भी जॉब वॉब करते हैं या कुछ भी काम करते हैं वो अपना कर रहे हैं। और उसके बाद से मैं तो जी वो तो ठीक हो गए, लेकिन मैं बहरहाल पूरे रोजे अब रखती हूँ, क्योंकि अब जाहिर है कि अगर किसी इंसान से वादा किया होता तो चले तोड़ भी देते, लेकिन खुदा से किया है तो कैसे तोड़े। तो बिल्कुल अब मैं पूरे रोजे रख रही होती हूँ और चले पकौड़े भी होते हैं उसमें तो फिर इतनी ज्यादा वीकनेस नहीं होती, पकौड़े खा लेते हैं रफ्तारी में। और वो पकौड़े मैं खुद बनाती हूँ, आप लोगों को तो पता है मुझे पकौड़े बड़े पसंद है, तो बिल्कुल इसी बहाने पकौड़े भी शुरू हो जाते हैं खाना। और बिल्कुल वही मैं बता रही थी आपको कि जी मार्च में जो है रमजान का महीना भी शुरू हो जाएगा और आप सब भी दुआ किएगा कि सबके लिए अच्छा हो, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा हो, बाकी सारी दुनिया में जितनी कंट्रीज हैं, जितने इंसान हैं, सबके लिए अच्छा हो। हम भी रोज ही दुआ किया करेंगे, सहरी में भी और अफ्तारी में भी। और वैसे तो खैर मैं जो है वो सहरी करने के बाद ही सोती हूँ। बहुत से लोग पहले सो जाते हैं और वो कहते हैं जी हम उठ जाएंगे अलार्म लगा के, लेकिन मैं तो एक बार सोती हूँ तो मुझे तो फिर उठा नहीं जाता, तो इसलिए मैं सहरी बना के, सहरी खा के ही सोया करती हूँ। और उसके बाद ये कि अफ्तारी में ठीक है थोड़ा कम खाते हैं ताकि सहरी में जो है फिर खाया जा सके। बहुत कम जो है वो आवर्स होते हैं सहरी और अफ्तारी के बीच में, तो इसलिए थोड़ा। और लेकिन हमारे यहाँ लोग बहुत खाते हैं, हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि जैसे जितना मर्जी आप कर ले, खाना बना लें, वो सारा का सारा खत्म हो जाता है। लोग सहरी में भी बहुत खाते हैं, अफ्तारी में भी बहुत खाते हैं, इस बात का कोई ख्याल नहीं रखते कि जी अगर आपने इतना ही खाना है तो फिर आपने रोजा क्यों रखा है, फिर फास्टिंग का फायदा क्या है। लेकिन बहरहाल और साथ साथ दूसरे काम भी चलते रहते हैं, झूठ बोलना, कम तोलना, लोगों को तकलीफ देना, इस किस्म की चीजें भी। जबकि असल बात तो ये है कि जब कोई रोजा रखे तो फिर उसके बाद लोगों को तकलीफ ना दें, झूठ ना बोलें, लोगों को परेशान ना करें। और इस किस्म की वो कम तोलना और चोरी चकारी जो होती है, मैंने कहा वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग उन चीजों पे अमल नहीं करते, सिर्फ वो समझते हैं अगर हमने खाना पीना बंद कर दिया है तो बस जी हमने रमजान के सारे रोजे रख लिए। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस बार ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो कोशिश करेंगे कि किसी को परेशान ना करें, किसी को दुख ना दें और अपनी ईमानदारी से काम करें, तभी रमजान का फायदा होगा, तभी रमजान के रोजे जो हैं वो कबूल होते हैं। साथ साथ लोगों की मदद करें
और जिनके घर में खाना नहीं है, राशन नहीं है, उनके यहाँ राशन पहुंचाएं। अगर आपकी मतलब आप अफोर्ड कर सकते हैं तो, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप 2 वक्त का खाना खा सकते हैं तो 1 वक्त का खाना खाएं, और 1 वक्त का जो है वो किसी को दे दें ताकि वो भी आपको दुआएं दे। खैर, ये आप लोग कहेंगे कि पता नहीं मैंने शायद कोई रिलीजियस चैनल खोल दिया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहरहाल रमजान शुरू होने वाला है तो मैंने सोचा कि एक बार एक भाषण तो बनता है भाई, तो वो भाषण मैंने दे दिया। अब आपको पता ही है कि जब रमजान शुरू होगा तो जैसे मैंने कहा कि मेरे भी रोजे चल रहे होंगे, तो मैं ज्यादातर वीडियोस जो है वो मेरी अफ्तारी के बाद ही बनेंगी। अफ्तारी से पहले भी हो सकता है बन जाए, लेकिन उस वक्त आपको पता है कि मेरे से बोला नहीं जाएगा, मैं एकदम वीक हो जाऊंगी, तो इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड करूंगी और ज्यादा वीडियोस जो है वो इवनिंग में ही बनेगी। और ये और बातें आपको मॉर्निंग में मिल जाया करेगी। खैर, हमारे हमें दुआओं में याद रखिएगा, आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है। और हम चलते हैं न्यूज की तरफ। पाकिस्तान में अभी तक जी कुछ पता नहीं है कि कौन सी गवर्नमेंट आ रही है और किसकी गवर्नमेंट आ रही है, कौन प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये जरूर है कि कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो चेयरमैन हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया है, जिसमें जहांगीर तरीन खान साहब, जी हाँ, जहांगीर तरीन खान साहब ने जो है रिजाइन कर दिया है चेयरमैनशिप से अपनी पॉलिटिकल पार्टी के, जो कि उन्होंने इमरान खान के साथ हुआ करते थे और बाद में इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो इमरान खान से अलग हो गए थे। उन्होंने अपनी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली थी, तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान। अब उधर उसकी चेयरमैनशिप से उन्होंने रिजाइन कर दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो सियासत भी छोड़ रहे हैं, यानी अब वो सियासत में भी नहीं रहेंगे। इसके साथ साथ ही परवेज खटक साहब भी इमरान खान के साथी थे। इमरान खान के टाइम पे, यानी इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो परवेज खटक साहब जो हैं वो डिफेंस मिनिस्टर भी लगे थे। और उसके बाद परवेज खटक साहब ने भी अपनी पार्टी अलग बना ली। जब इमरान खान अरेस्ट हुए, इमरान खान की गवर्नमेंट गई, उसके बाद परवेज खटक साहब ने अपनी अलग पॉलिटिकल पार्टी बना ली और बड़े वो दावे भी किया करते थे कि वो चीफ मिनिस्टर ऑफ केपीके बनेंगे, ये वो। लेकिन अब उन्होंने भी वो हार गए, यानी दोनों साहिबान जो है वो हार चुके हैं इलेक्शन। और इन्होंने भी, परवेज खटक साहब ने भी चेयरमैनशिप से रिजाइन कर दिया है। और उनका कहना यह है कि वो सियासत से अलग हो रहे हैं, ना सिर्फ वो खुद अलग हो रहे हैं बल्कि उनके साथ उनके 2 अदद बेटे जो हैं वो भी पॉलिटिक्स में थे। और उन्होंने कहा है कि वो अपने बेटों के साथ अब वो अलग हो रहे हैं सियासत से। फिलहाल के लिए उन्होंने कहा कि मैं ब्रेक ले रहा हूं। आप देखते हैं वो ब्रेक कितने दिन चलती है। सिराजुल हक साहब, जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब भी इलेक्शन हार गए और सिराजुल हक साहब ने भी अपनी चेयरमैनशिप से रिजाइन कर दिया है। उसके बाद जी हम बात करेंगे आमिर खान होती साहब की। जी हाँ, ये जो है इन्होंने भी जो है वो जी छोड़ दी है अपनी पार्टी, और इनका थी अवामी नेशनल पार्टी के ये मेंबर थे, इन्होंने भी रिजाइन कर दिया है और ये भी अलग हो गए। मतलब इस बार तो कमाल हो रहा है, और इस बार तो कुछ अजीब ही चक्कर चल रहा है। और कई लोगों ने, वरना हारा तो पहले भी करते थे लोग, लेकिन इस तरह से रिजाइन करके और पॉलिटिक्स छोड़ के कोई नहीं जाता था। लेकिन इस बार कुछ अजीब अजीब बातें हो रही हैं। और खैर, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। बात की जा रही है बिलावल भुट्टो जरदारी की। कहा यह जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने डिमांड रखी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनको प्राइम मिनिस्टर बना दें अगर, तो फिर वो जी नवाज शरीफ साहब का साथ देने को तैयार हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब की तरफ से अभी कुछ बताया नहीं गया है। कई जगह पर जहां पर पीएमएलएन के मेंबर्स जो है वो जीते हैं, जिसमें मरियम नवाज भी हैं और कई दूसरे उनके मेंबर्स जो हैं, उधर जो लोग हार गए पीटीआई के, यानी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हारे हैं, उन्होंने जी अदालत में चैलेंज कर दिया है कि जी हम जीते थे और वोट इनको दे दिए गए। इसका मतलब है कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है। जी हाँ, बार बार बात की जा रही है और कहा यही जा रहा है कि इलेक्शन जो है इतने फेयर और फ्री और फेयर नहीं थे जितने के बताए जा रहे हैं। कई लोगों को इस पे एतराज है और कई लोग कह रहे हैं कि जी उनके जो वोट से वो किसी और पार्टी को दिए गए। बहरहाल हर तरफ यही चल रहा है। अभी तक कुछ मालूम नहीं है कि कौन गवर्नमेंट बनाएगा और कब गवर्नमेंट बनाएगा, कब तक यही चलता रहेगा। लेकिन खैर, इस सारे बीच में यकीनन काकड़ साहब के जरूर मजे होंगे, क्योंकि वो कुछ दिन के लिए और एज अ प्राइम मिनिस्टर काम कर पाएंगे। क्योंकि अभी तक ना तो किसी पार्टी ने ये बताया है कि वो कौन सी पार्टी जो है वो आके गवर्नमेंट बनाने वाली है, कौन बना सकती है। दावा सब कर रहे हैं। पीटीआई, इमरान खान जिनके चेयरमैन रह चुके हैं इमरान खान, अब तो खैर बैरिस्टर गौहर जो है वो चेयरमैन आजकल हैं। इमरान खान की पार्टी का कहना यह है कि जी हम पंजाब में, फेडरल में और उसके साथ साथ केपीके में गवर्नमेंट बनाएंगे। लेकिन ये बात इतनी आसान नहीं है, इसलिए कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो है इस बात को चैलेंज कर रही हैं और उनका कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है और हम जो है वो वहां पर फेडरल में
और पंजाब में गवर्नमेंट बनाएंगे। ये कहना नवाज शरीफ साहब का भी है और यही कहना बिलावल भुट्टो जरदारी का भी है। अब देखते हैं कि सिवाय इसके कि केपीके में कोई इमरान खान को चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन बाकी जगह पे इमरान खान की पार्टी को चैलेंज किया जा रहा है। इस बार तो चमत्कार पे चमत्कार हुए और इमरान खान की पार्टी जो है वो उन्होंने जो है सोशल मीडिया इस्तेमाल करके, जिसको मैं हमेशा कहती हूँ कि जितना अच्छा सोशल मीडिया इस्तेमाल करना इमरान खान की पार्टी को आता है, उतना अच्छा सोशल मीडिया को इस्तेमाल नहीं कर पाता। इमरान खान के लोगों ने वहीं पे अपने लिए वोट मांगे और वहीं से लोगों को मोटिवेट किया कि वो बाहर निकलें और वोट डालें। ये और बात है कि इस बार जो है वो किसी तरफ से खलाई मखलूक या कह लीजिए भाई लोग या कह लीजिए स्टैब्लिशमेंट, ये एजेंसीज, उधर से कहीं से कोई ऐसा नहीं आया जिसने के रिजल्ट्स को चेंज करने की कोशिश की गई हो, जो कि पहले हमेशा होता था। लोग बहुत हैरान है ऐसा क्यों नहीं किया गया, इस बार रिजल्ट्स क्यों चेंज नहीं किए गए। क्या वाकई में पाकिस्तान की एजेंसीज या पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट जो है वो बैकफुट पर है? क्या वाकई में वो इस बार मान गए हैं कि जो पब्लिक चाहती है वही होगा? तो अगर वो यही चाहते थे तो फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की क्या जरूरत थी? वो लोग इमरान खान की पार्टी के नाम के साथ ही तो इलेक्शन लड़ सकते थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। कई लोग में दो तीन लोग ऐसे भी नजर आए जिन्होंने पार्टी बदल ली, यानी कि जीतने के बाद पीएमएलएन में चले गए। उनमें से एक साहब तो ऐसे भी हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो पहले पीएमएलएन में थे, उसके बाद इमरान खान के टाइम पे जब इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे थे वो चले गए पीटीआई में। तब इमरान खान ने कहा कि देखो देखो जी विकेट गिर गई, लेकिन अब जब वही विकेट दोबारा गिरी है और वो जाकर मिल गए पीएमएलएन के साथ, तो उनके ऊपर केस चलाने की बात की जा रही है। और बिल्कुल बैरिस्टर गौहर ने भी कहा है कि जो भी पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी को ज्वाइन करेगा उसके ऊपर हम केस चलाएंगे। लेकिन बात सारी ये कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आए हैं उनके ऊपर कोई केस बनता नहीं है, क्योंकि वो किसी पार्टी के साथ अटैच नहीं बताए जा रहे। यही कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसलिए इस हद तक तो बैरिस्टर गौहर मेरे ख्याल है कि इसमें नाकाम रहेंगे। जो काम वो करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। बात करेंगे हम भारत की, बात करेंगे हम पीएम मोदी की। जी हाँ, कतर में जो 8 लोग पाकिस्तान इंडिया सॉरी पाकिस्तान कह रही हूँ, इंडियन नेवी के जो 8 लोग अरेस्ट हुए थे और उसके बाद उन्हें मौत की सजा भी सुनाई गई थी। उन लोगों को जी वापस ना सिर्फ ये कि रिहा कर दिया गया है, बल्कि वो लोग भारत पहुंच चुके हैं। और यकीनन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पीएम मोदी की। और कहा यही जा रहा है कि जी बहुत से लोगों ने कहा कि जी फॉरेन पॉलिसी बहुत इंडिपेंडेंट है और ऐसी है वैसी है करके, लेकिन जो भी कहिए, लेकिन ये पीएम मोदी के लिए एक बहुत बड़ा कारनामा है। और यकीनन उनके जो भी इलेक्शंस होने वाले हैं इस साल और इलेक्शन से पहले इस किस्म की जो एक कहना चाहिए कि एक बहुत बड़ी सक्सेस मिली है पीएम मोदी को और उनकी गवर्नमेंट को, वो उनके लिए यकीनन फायदेमंद रहेगी और यकीनन उनको जो है इलेक्शन में जरूर काम आएगी। लेकिन एक तरफ ये चल रहा है और दूसरी तरफ जी फार्मर प्रोटेस्ट जो है एक बार फिर शुरू हो चुका है और दिल्ली में जो है वो दफा 144 यानी कि आर्टिकल 144 लगा दी गई है ताकि कहीं पर भी गैदरिंग जमा ना हो सके। लेकिन बहरहाल फार्मर्स जो है वो दिल्ली की तरफ रवा दवा है और कहा यही जा रहा है कि जी मेरा ख्याल है 14 फरवरी या 16 फरवरी के आसपास वो लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे। अब उनकी क्या डिमांड्स हैं, वो क्या कह रहे हैं, ये तो खैर एक बड़ी लंबी डिबेट है जो हम यकीनन अपने किसी इंडियन पैनलिस्ट को बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या हो रहा है। लेकिन इससे पहले भी हमने इसी किस्म का प्रोटेस्ट देखा था जो बहुत लंबा चला था, फार्मर प्रोटेस्ट। आई होप कि ये वाला इतना लंबा नहीं चलेगा और जल्द से जल्द जो है वो इंडियन गवर्नमेंट इनका कुछ ना कुछ हल निकाल कर और आगे बढ़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ जी एक इंडिया की खबर और है हमारे पास, और वो ये कि तकरीबन $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट डील जो है वो होगी स्विट्जरलैंड और नॉर्वे के साथ इंडिया की। और इसके अलावा दूसरी यूरोपियन कंट्रीज भी कुछ इसमें शामिल होंगी जिसमें कि जॉब्स क्रिएट की जाएंगी और कई तरह के दूसरे प्रोजेक्ट्स जो है उसके ऊपर काम होगा। कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 15 साल में ये $15 बिलियन जो है उसकी इन्वेस्टमेंट भारत में आएगी। ये एक और कहना चाहिए कि सक्सेस है, एक और कारनामा है जो कि यकीनन पीएम मोदी की तरफ जाता है। और मैं जैसे बार बार कहती हूँ कि जी अच्छी बात, तो अगर आप दुश्मन मानते हैं भारत को जो कि नहीं मानना चाहिए, लेकिन बहरहाल मानते हैं,
تو उनसे भी सीख लेनी चाहिए, दुश्मनों से भी अच्छी चीज सीख लेनी चाहिए ताकि अपना कुछ फायदा हो जाए। तो यकीनन पाकिस्तान को भी जरूरत है कि वो कहीं ना कहीं से जो है वो ये बात सीखे कि इकोनॉमी को कैसे सही करना है। वैसे भी इस वक्त यहाँ पर जो हाल है पाकिस्तान में, उसको देखते हुए लग तो यही रहा है कि चाहे वो पॉलिटिशियंस हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, सबका इस वक्त फोकस जो है सिर्फ इकोनॉमी होना चाहिए, पैसा मांगने पे नहीं, पैसा बनाने में। जी हाँ, काम करने के लिए, और उसके साथ ये ताकि पाकिस्तान को बार बार आईएमएफ और दूसरे दरवाजों पे जाकर ये ना कहना पड़े कि जी कुछ मदद कर दो। इससे जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक यही हाल रहेगा। हम बात करेंगे जी अली अमीन गन्नतपुर की। जी हाँ, यही जो जी बॉटल के साथ आपको दिखाई दे रहे हैं, और एक और बॉटल के साथ दिखे थे, और उन्होंने कहा था कि जी मैं तो शहद लेके जा रहा हूँ। ये भी इलेक्शन जीत गए हैं, और इनका कहना ये है कि अब ये चीफ मिनिस्टर ऑफ केपी के बनेंगे। लेकिन खैर लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, बहुत से लोगों को एतराज है क्योंकि इनके कई तरह के केसेस बनते रहे हैं। और अब लोगों का कहना ये है कि जी अब ये बुरा हाल हो गया है कि केपी के में जो है एज अ चीफ मिनिस्टर ये साहब आएंगे। मगर खैर वो तो वही आएंगे जिनको के लोग लाएंगे। तो देखते हैं कि ये आते हैं या नहीं आते। लोग से मेरा मतलब है कि आपको पता है, पब्लिक की बात नहीं कर रही हूँ, भाई लोग की बात कर रही हूँ। खैर हम आगे बढ़े, और जी आपको एक बार फिर पीएमएलएन की मेंबर नजर आ रही हैं, और जी इनका कहना ये है, उज़मा बुखारी साहिबा जो है पीएमएलएन की मेंबर है, और उज़मा बुखारी साहिबा का कहना है इंतखाबात में अवाम ने नून लीग पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। अच्छा, तो अगर उज़मा बुखारी साहब आपको ये लगता है पीएमएलएन के ऊपर भरपूर एतमाद का इजहार किया है, तो फिर पीटीआई के साथ क्या पब्लिक ने मजाक किया है? मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर पीएमएलएन वाले जो हैं इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं, जबकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो काफी परेशान नजर आते हैं, काफी उदास दिखाई देते हैं। उनको देख के साफ पता चलता है कि उनके साथ हाथ हो गया है। जी हाँ, उनके साथ हाथ हो गया है, इसलिए कि उनको लंदन से लाया गया, उनसे कहा गया कि जी तुम्हें इलेक्शन जितवा देंगे और तुम इलेक्शन जीत के प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे, लेकिन हुआ कुछ और अब इस वक्त यकीनन नवाज शरीफ साहब बहुत परेशान है। कोशिश की जा रही है कि डिफरेंट पार्टीज जो हैं उनको मिलाकर, जिसमें एमक्यूएम भी शामिल है और कई दूसरी पार्टीज शामिल हैं, कि उनको लाया जाए और उनके साथ मिलके नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को खड़ा किया जाए। लेकिन साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी की डिमांड भी सामने आ गई है, और उनकी पार्टी के लोगों का ये कहना है, जिसमें कई लोग उनके पहले मिनिस्टर्स भी रह चुके हैं जब गवर्नमेंट हुआ करती थी पीपल्स पार्टी की, और कई प्रोमिनेंट किस्म के जैसे फैसल करीम कुंडी साहब, उनका कहना ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते बिलावल भुट्टो जरदारी, तो फिर उनको पोजीशन में बैठ जाना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। यकीनन ये बात काफी परेशान कर देने वाली है नवाज शरीफ साहब के लिए। अब वो आगे क्या फैसला करते हैं और किस तरह से चीजों को लेकर चलते हैं, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल चाहे वो पीएमएलएन हो या पीपल्स पार्टी हो, काफी परेशान दिखाई देती है। उसका रीजन यही है कि फेडरल में गवर्नमेंट बनाने के लिए, यानी कि प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए जो है एक दौड़ लगी हुई है, और अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हो पाया। अगर पीटीआई बनती है तो इमरान खान साहब तो जेल में है, तो इमरान खान के बगैर अगर पीटीआई गवर्नमेंट बनाती है तो फिर आखिर कौन आएगा? लेकिन बहरहाल एज अ प्राइम मिनिस्टर कौन आएगा? लेकिन फिर भी जो लोग बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के हैं उनको यकीनन इस बात का को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इस बात का एहतराम करना चाहिए कि इमरान खान की पार्टी जो है वो इलेक्शन जीत चुकी है, और यकीनन उसमें इन लोगों का अपना ही हाथ है। इसलिए कि जितना बुरा भला इमरान खान को कहा गया, जिस तरह से इमरान खान के खिलाफ केसेस बनाए गए, और तरह तरह से इमरान खान के बाद एक के बाद किसी में 7 साल, किसी में 14 साल, किसी में 7 साल की उन्हें सजा सुनाई गई, ये सब कुछ देखकर जो पब्लिक उनके साथ नहीं थी, वो पब्लिक भी इमरान खान के साथ हो गई। उस पब्लिक को भी इमरान खान के साथ हमदर्दी हो गई, और उन्होंने सोचा कि इमरान खान के साथ गलत हो रहा है, यानी कि अपनी दुश्मनी निकालने में इमरान खान के फैंस जो है वो बढ़ा दिया। अदरवाइज इमरान खान एज अ प्राइम मिनिस्टर जो थे वो कभी भी पब्लिक को पसंद नहीं थे, और कभी भी वो कोई ऐसा काम नहीं कर पाए जिससे कि इकोनॉमी या फॉरेन पॉलिसी या पब्लिक के लिए कुछ अच्छा होता। लेकिन जब इमरान खान जेल चले गए तो इमरान खान बन गए हीरो। और इस वक्त इमरान खान को जिस तरह से वोट पड़े हैं, और उसके बाद अच्छी बात यह हुई कि उन वोट्स को चेंज नहीं किया, कि पहले रिजल्ट्स बदल दिए जाते थे, लेकिन इस बार रिजल्ट्स नहीं बदले गए। कहा यही जा रहा है कि जो रिजल्ट्स थे वही दिए गए। उस हिसाब से इमरान खान जो है
वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर बनने की पोजीशन में है, लेकिन इमरान खान है जेल में, उनके ऊपर तरह तरह के केसेस बने हुए। खैर केसेस भी पाकिस्तान में आप जानते हैं, नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी बहुत केसेस थे, और जब हटाने पर आए तो नवाज शरीफ साहब के ऊपर से केसेस ऐसे हटे कि जैसे लगा कुछ हुआ ही नहीं है, और नवाज शरीफ साहब एकदम धुले धुलाए ड्राई क्लीन होके बाहर आए। और यही कुछ अब लगता है कि इमरान खान के साथ भी होगा। जिस वक्त इमरान खान को वापस लाना होगा, इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर के तौर पे बिठाना होगा, तब एकदम से इमरान खान को भी धो धा के एकदम ड्राई क्लीन करके बाहर ले आया जाएगा, और सब लोग देखते रह जाएंगे। लेकिन क्या उसके बाद इमरान खान गवर्नमेंट को चला पाएंगे, या पहले वाली गलतियां ही दोहराएंगे? लेकिन इस वक्त तो नवाज शरीफ साहब आए हैं लंदन से, क्या वापसी का टिकट कटा लिए मियां साहब ने, या वो ये सोच रहे हैं कि शायद अभी भी कुछ चांस है, शायद अभी भी उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए? लेकिन हैरत उन लोगों के ऊपर है जो मियां नवाज शरीफ को ये कहकर लाए थे कि जी हम आपको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, आप वापस आ जाइए, आपके केसेस भी रातों रात उनके केसेस खत्म हो गए, रातों को अदालतें खुली और सब कुछ ठीक हो गया, और पता लगा कि नवाज शरीफ के ऊपर कोई केस ही नहीं है। वो सब लोग कहाँ गए, और आखिर वो वादे जो है उसका क्या होगा, नवाज शरीफ साहब कैसे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? ये सब कुछ हम इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम डेफिनेटली आपको बताते रहेंगे। यहाँ से मैं चलती हूँ, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।